हेलो विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स पढ़ रहे हैं। राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। शेष सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी अधिकतम संख्या 250 है और वर्तमान में 245 इनके सदस्य होते हैं राज्यसभा के। 245 में से 12 सदस्य जो हैं कुछ विशेष क्षेत्रों से आते हैं और इनका नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। शेष सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानमंडलों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी इसे राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं किया जा सकता और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद निवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। जहां तक पदाधिकारियों का सवाल है तो संविधान के अनुच्छेद 89 का 1 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और राज्यसभा अपने में से किसी एक को उपसभापति निर्वाचित करती है। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है और राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। जहां तक गणपूर्ति का सवाल है, राज्यसभा अपनी सदस्य संख्या का 1/10 भाग जो है इसकी गणपूर्ति के लिए आवश्यक होता है। 10वां हिस्सा जो है इसके गणपूर्ति के लिए आवश्यक है, कोरम चाहिए। तो राज्यसभा का गठन के बारे में पढ़ने के पश्चात अब हम इसके कार्य एवं शक्तियां पढ़ रहे हैं। राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां, जिसमें पहला आता है विधायी शक्तियां। कानून निर्माण संबंधी जो है राज्यसभा की शक्तियां कौन सी हैं पढ़ रहे हैं। लोकसभा के साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां दी गई हैं। अवित्तीय विधेयक यानी साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहार में स्थिति यह है कि सामान्यतः
सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। यानी साधारण विधेयक कानून के अनुरूप, संविधान के अनुरूप किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। तो दोनों को संविधान विधेयक प्रस्तुत करने के मामले में एक सी शक्तियां प्राप्त हैं। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। विवाद होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जा सकती है। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 महीने की अवधि के अंदर दूसरे सदन के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यानी 6 महीने तक यदि दूसरा सदन स्वीकार नहीं करता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है और संयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त बैठक की व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है। इस प्रकार औपचारिक दृष्टि से अवित्तीय विधेयक यानी साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदन समान स्तर पर हैं, लेकिन वास्तव में राज्यसभा की स्थिति दो बातों की दृष्टि से निर्बल है। प्रथम कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति द्वारा यह कार्य मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर ही किया जाता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः बहुत अधिक संभावना इस बात की है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने के संबंध में मंत्री परिषद लोकसभा के दृष्टिकोण को ही अधिक ध्यान में रखेगी। और दूसरी बात यह है कि संयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है और लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगनी से भी अधिक होने के कारण संभावना यह है कि विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति लोकसभा की इच्छा अनुसार ही होगी। तो इस प्रकार कानूनी दृष्टि से अवित्तीय विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं, किंतु व्यवहार में राज्यसभा किसी विधेयक को पारित करने में अधिक से अधिक 6 माह का विलंब कर सकती है। यह लोकसभा द्वारा इच्छित विधेयक के पारित होने में स्थायी बाधा नहीं डाल सकती। दूसरा कार्य या शक्ति में आता है संविधान संशोधन की शक्ति। राज्यसभा को संविधान संशोधन की शक्ति भी प्राप्त है। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संशोधन प्रस्ताव गिर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान संशोधन के मामले में दोनों सदन जो है राज्यसभा एवं लोकसभा एग्जैक्ट रूप से बराबर शक्तियां रखते हैं, क्योंकि इसमें विवाद होने की अवस्था में, मतभेद होने की अवस्था में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता। तो एक सदन द्वारा 2/3 बहुमत से पास होने के बाद दूसरे सदन के द्वारा अगर नहीं पास हो पाता है तो प्रस्ताव गिर जाता है, संशोधन प्रस्ताव
पास नहीं हो सकता है। तीसरी शक्ति आती है वित्तीय शक्ति। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्ति भी प्राप्त है, यद्यपि संविधान के द्वारा ही इस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे, यानी लोकसभा में ही पेश हो सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। अधिक से अधिक 14 दिन तक इस पर विचार किया जा सकता है। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह उन प्रस्तावों को माने या न माने। तो वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा की स्थिति कोई अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। पहली बात है कि वित्त विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता पहले, और दूसरी बात है कि अधिक से अधिक राज्यसभा जो है वित्त विधेयक को 14 दिन तक विचार विमर्श के लिए रोक सकती है, 14 दिन उसमें डिले कर सकती है, और लोकसभा को वित्त विधेयक में सुधार हेतु कुछ सुझाव भी दे सकती है, परंतु लोकसभा उसे माने या न माने यह लोकसभा पर निर्भर करता है। अब आता है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है, अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को हटाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। अतः कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। तो मुख्य तौर पे जो है कार्यपालिका लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है। अविश्वास का प्रस्ताव भी लोकसभा ही पास कर सकती है। राज्यसभा को प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने और मंत्रिपरिषद की आलोचना का अधिकार अवश्य है। अब आता है अन्य शक्तियाँ, विविध शक्तियाँ जो है कौन कौन सी हैं। विविध शक्तियों में आता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा है राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तीसरा है राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग केवल तभी पालित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा से ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। विविध शक्तियों में अन्य आता है 1 माह से अधिक की अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है, और लोकसभा के विघटन की स्थिति में केवल राज्यसभा से अनुमोदन की ही आवश्यक है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए दिए गए आदेश को भी यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाना चाहिए। तो ये है उसकी विविध शक्तियाँ।
अब आता है अनन्य शक्तियाँ, यानी जो कुछ विशेष शक्तियाँ जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है, कुछ विशेष शक्तियाँ। ये अलग से क्वेश्चन के रूप में विद्यार्थियों पूछा जा सकता है कि राज्यसभा की अनन्य शक्तियाँ कौन सी हैं जो सिर्फ उसी को प्राप्त हैं। जिसमें पहला आता है अनुच्छेद 249 के अनुसार, याद रखें हमेशा 249 और 312। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून निर्माण में सक्षम हो जाती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लागू होता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यानी राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है राज्यसभा, और उस अवस्था में संसद को उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिलती है। 1 वर्ष के लिए ऐसा होता है, और फिर दोबारा प्रस्ताव पास कर दे राज्यसभा तो फिर 1 वर्ष के लिए और बढ़ जाता है, और इस तरह से बढ़ता रह सकता है। दूसरा इस अनन्य शक्तियों में आता है अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे तब तक संसद या भारत सरकार किन्हीं नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती है। यानी नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना जो है करने के लिए केंद्र सरकार राज्यसभा पर निर्भर है। यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अनुसार अपने 2/3 बहुमत से ऐसा कोई प्रस्ताव पास कर देती है तो केंद्र सरकार नई सेवाएं गठित कर सकती है, उसके बिना नहीं। तो ये हैं उसकी अनन्य शक्तियाँ, उसकी कुछ विशेष शक्तियाँ। तो कहें कि भारत में राज्यसभा की स्थिति महत्वपूर्ण है, उच्च सदन है, लेकिन लोकसभा से अधिक शक्तिशाली नहीं है। तो आज हमने राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।